रात बूढ़ी माँ ने अपने बेटे के नाम आखिरी खत लिखा था, उस रात उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अगली सुबह उनकी किस्मत बदलने वाली है। उनके कांपते हाथों से कागज पर गिरते आंसू एक ऐसी सच्चाई लिख रहे थे जिसे पढ़कर किसी का दिल दहल जाता। लेकिन उसी घर में एक और इंसान था जिसे लगता था कि अब उसका रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। उसे नहीं पता था कि उसकी चालों का अंत बहुत करीब आ चुका है। गांव के किनारे बने 2 मंजिला मकान में 70 वर्षीय कमला देवी रहती थी। कभी यह घर हंसी और खुशियों से भरा रहता था। उनके पति रघुवीर प्रसाद इलाके के सम्मानित व्यक्ति थे। वर्षों की मेहनत से उन्होंने यह मकान बनाया था, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। कमला देवी का इकलौता बेटा आदित्य शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। काम की वजह से उसे अक्सर दूसरे शहर में रहना पड़ता था। वह महीनों में 1-2 बार ही घर आ पाता था। उसकी पत्नी नंदनी घर संभालती थी। कम से कम आदित्य को यही लगता था। जब भी आदित्य घर आता, नंदनी आदर्श बहू का अभिनय करने लगती। वह सासों के पैर में तेल लगाती, उनके लिए विशेष खाना बनाती और पूरे मोहल्ले के सामने उनकी सेवा का दिखावा करती। आदित्य अपनी पत्नी पर गर्व करता था, लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी गली से बाहर निकलती, नंदनी का असली चेहरा सामने आ जाता। उस सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ। आदित्य को वापस शहर जाना था। नाश्ते की मेज पर नंदनी मुस्कुरा रही थी। कमला देवी चुपचाप बैठी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी जिसे आदित्य समझ नहीं पाया। माँ, अपना ध्यान रखना, आदित्य ने कहा। कमला देवी ने हल्की मुस्कान दी। नंदिनी तुरंत बोली, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, माँ जी मेरी भी माँ जैसी है। आदित्य संतुष्ट हो गया। कुछ देर बाद उसकी कार गली से बाहर निकल गई। नंदिता दरवाजे पर खड़ी रही जब तक कार दिखाई देती रही। उसके चेहरे पर मिठास बनी रही, लेकिन जैसे ही कार मोड़ के पीछे गायब हुई, उसके चेहरे की मुस्कान भी गायब हो गई। उसने धीरे धीरे दरवाजा बंद किया और पलटकर कमला देवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं था, वह केवल नफरत थी। बहुत हो गया नाटक, उसने ठंडी आवाज में कहा। कमला देवी का दिल बैठ गया। वे समझ गई कि अब फिर वही सब शुरू होने वाला है। नंदिता उनके करीब आई और बोली, अब खड़ी क्या देख रही है, जाओ रसोई में, सारे बर्तन पड़े हैं। कमला देवी ने धीमी स्वर में कहा, बेटी रात से तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नंदिता हंस पड़ी, मुझे बहाने मत सुनाओ, जब बेटा सामने होता है तब तो बड़ी फुर्ती रहती है। कमला देवी चुपचाप रसोई की ओर बढ़ गई। उनके घुटनों में दर्द था, लेकिन दर्द की परवाह करने वाला वहाँ कोई नहीं था। पूरा दिन काम करते करते शाम हो गई। थकान से उनका शरीर जवाब दे रहा था। शाम को नंदिता ने खुद के लिए गरम गरम पकवान बनाए, लेकिन कमला देवी के सामने सूखी रोटी और बासी सब्जी रख दी। भूख से बेहाल कमला देवी ने बिना कुछ कहे खाना खा लिया। रात गहराने लगी। अपने कमरे में लौटकर वे चारपाई पर बैठ गई। तभी उनकी नजर कमरे के कोने में रखे पुराने संदूक पर पड़ी। यह वह संदूक था जिसे उनके पति रघुवीर प्रसाद अपनी सबसे कीमती धरोहर बताते थे। मरने से कुछ दिन पहले उन्होंने कमला देवी से कहा था, कमला, जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तब यह संदूक खोलना। इसमें ऐसा सच छिपा है जो एक दिन सब कुछ बदल देगा। उस समय कमला देवी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज न जाने क्यों उन्हें पति की वही बात बार बार याद आ रही थी। वे धीरे धीरे उठी और संदूक के पास पहुंची। उन्होंने कांपते हाथों से उसके ऊपर जमी धूल हटाई। तभी बाहर से नंदिता की तेज आवाज गूंजी, ओ बुढ़िया, सो गई क्या? आकर मेरा कमरा साफ कर। कमला देवी डरकर पीछे हट गई। संदूक फिर नहीं खुल पाया। उन्होंने गहरी सांस ली और बाहर चली गई। आधी रात हो चुकी थी। पूरा घर सो रहा था। कमला देवी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उनके मन का दर्द अब आंसू में बह रहा था। उन्होंने मेज पर रखा एक कागज उठाया और लिखना शुरू किया। प्रिय बेटे आदित्य, अगर यह खत तेरे हाथों तक पहुँचे तो समझ लेना कि तेरी माँ बहुत थक चुकी है। लिखते लिखते उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कमरे की खिड़की के बाहर अंधेरे में कोई खड़ा उनकी हर हरकत देख रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि नंदिता थी। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान फैल गई। उसने मन ही मन कहा, अब यह बुढ़िया टूट चुकी है, बहुत जल्द यह घर पूरी तरह मेरा होगा। लेकिन नंदिता नहीं जानती थी कि अगले ही दिन वह पुराना संदूक खुलेगा और उसमें छिपा रहस्य उसके जीवन की दिशा बदल देगा। उसी संदूक में एक ऐसा राज छिपा था जो वर्षों से अंधेरे में बंद था और जिसके सामने आते ही कई चेहरों से नकाब उतरने वाला था। सुबह की पहली किरण खिड़की से होकर कमरे में पहुंची तो कमला देवी की आंखें खुली। पूरी रात से ठीक से सो नहीं पाई थी। मेज पर रखा अधूरा खत अभी वहीं पड़ा था। उन्होंने उसे जल्दी से संदूक के नीचे छिपा दिया। तभी बाहर से नंदिता की तेज आवाज सुनाई दी, कहाँ मर गई वो बुढ़िया? चाय बनेगी या मैं खुद बनाऊं? कमला देवी घबराकर उठी और रसोई की ओर चल दी।
रात भर जागने और कमजोरी की वजह से उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। रसोई में पहुंचते ही उन्होंने चाय चढ़ाई, लेकिन हाथ कांपने के कारण कप उनके हाथ से छूटकर टूट गया। आवाज सुनकर नंदिता दौड़ती हुई आई। टूटे हुए कप को देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जानबूझकर सामान तोड़ रही है, मेरे पैसे पे ऐश कर रही है और ऊपर से नुकसान भी कर रही है। कमला देवी ने डरते हुए कहा, बहू गलती से हाथ से छूट गया। लेकिन नंदनी ने उनकी एक न सुनी। उसने पूरे दिन उन्हें बिना खाने दिए काम करवाए। दोपहर तक कमला देवी की हालत खराब हो चुकी थी। उसी से सामने वाले घर की बुजुर्ग पड़ोसन शारदा चाची छत पर कपड़े सुखाने आई। उनकी नजर कमला देवी पर पड़ी। उन्होंने देखा कि कमला देवी बेहद कमजोर लग रही है। कई दिनों से उन्होंने उन्हें घर के बाहर भी नहीं देखा था। शारदा चाची को कुछ अजीब लगा। शाम को जब नंदिता बाजार गई तो शारदा चाची पीछे वाले दरवाजे से धीरे से घर में आ गई। कमला देवी उन्हें देखकर भावुक हो गई। अरे बहन, ये क्या हालत बना रखी है? शारदा चाची ने पूछा। कमला देवी पहले तो चुप रही, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तभी उन्हें नंदिता की धमकी याद आ गई। उन्होंने जल्दी से आंसू पोंछे और बोली, कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं रहती। शारदा चाची समझ गई कि बात कुछ और है। जाते जाते उन्होंने धीरे से कहा, अगर कभी कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। रात को नंदिता वापस लौटी तो उसने देखा कि कमला देवी कुछ छिपा रही है। उसे शक हुआ। जैसे ही कमला देवी पानी लेने बाहर गई, नंदिता उनके कमरे में घुस गई। उसकी नजर सीधे पुराने संदूक पर पड़ी। यही है वो संदूक जिसे ससुर जी सबसे छिपा कर रखते थे। उसने मन ही मन सोचा। उसने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं खुला। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई तो वह तुरंत कमरे से निकल गई। उस रात नंदिता को नींद नहीं आई। उसके मन में बार बार वही संदूक घूम रहा था। उसे यकीन था कि उसमें कोई बड़ा राज या कीमती चीज छिपी है। दूसरी तरफ कमला देवी भी जाग रही थी। उन्हें अपने पति की बात याद आ रही थी। आधी रात के बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई, धीरे से संदूक को अपनी ओर खींचा और पुराने कपड़ों के बीच छिपी एक छोटी चाबी निकाली। यह चाबी उन्हें वर्षों पहले रघुवीर प्रसाद ने दी थी। कांपते हाथों से उन्होंने ताला खोला। ताला खुलते ही उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। संदूक के अंदर कुछ पुराने कागज, एक लाल कपड़े में लिपटा पैकेट और एक डायरी रखी थी। कमला देवी ने सबसे पहले डायरी उठाई। पहले ही पन्ने पर रघुवीर प्रसाद की लिखावट थी। उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। डायरी में एक ऐसा सच लिखा था जिसे पढ़कर उनकी आंखें फैल गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके पति इतने वर्षों से यह बात छिपाकर बैठे थे। उसी समय अचानक कमरे के बाहर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। कमला देवी घबरा गई। उन्होंने जल्दी से डायरी बंद की और इधर उधर देखने लगी। दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। कोई बाहर खड़ा सब कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। कमला देवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें नहीं पता था कि बाहर कौन है, लेकिन अगले ही पल दरवाजा धीरे धीरे हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। कमला देवी ने डरते हुए डायरी को अपनी साड़ी में छिपा लिया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि संदूक का रहस्य अब सिर्फ उनका नहीं रह गया है, किसी और को भी उनकी भनक लग चुकी है और वह इंसान उस रहस्य के पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। सुबह का सूरज निकल चुका था, लेकिन कमला देवी की आंखें रात अभी बाकी थी। पूरी रात रोते रोते उनकी आंखें सूज गई थी। उन्हें जैसे ही चारपाई से उठने की कोशिश की, कमर में तेज दर्द उठा। वह करार उठी। तभी बाहर से नंदनी की कर्कश आवाज सुनाई दी, अभी तक सो रही हो क्या? घर का सारा काम मैं करूं? कमला देवी घबरा कर उठी और धीरे धीरे रसोई की तरफ चल दी। रात से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। कमजोरी के कारण उनके कदम बार बार लड़खड़ा रहे थे। रसोई में पहुंचते ही उन्होंने चाय बनानी शुरू की। हाथ कांप रहे थे। चाय का बर्तन उठाते समय थोड़ा दूध नीचे गिर गया। नंदनी ने देखते ही गुस्से में आकर बर्तन छीन लिया। तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, मुफ्त की रोटी तोड़ने के अलावा आता ही क्या है? कमला देवी चुप रही। जवाब देने की हिम्मत अब उनमें नहीं बची थी। दोपहर तक उन्होंने पूरे घर की सफाई करवाई, कपड़े धुलवाई, आंगन साफ करवाया। जब वह थककर दीवार के सहारे बैठी तो नंदिता फिर चिल्लाई, आराम करने नहीं बैठी हो, पहले स्टोर रूम साफ करो। स्टोर रूम घर का सबसे पुराना कमरा था। वर्षों से वहाँ कबाड़ा पड़ा था। कमला देवी धीरे धीरे वहाँ पहुंची। कमरे में धूल की मोटी परत जमी हुई थी। सफाई करते करते उनकी नजर एक पुरानी लकड़ी के बक्से पर पड़ी। उसे देखते ही उन्हें अपने पति रघुवीर प्रसाद की याद आ गई। यह वही बक्सा था जिसे उन्होंने कभी किसी को छूने नहीं दिया था। अचानक उन्हें अपने पति की कही बात याद आई, कमला, अगर कभी लगे कि अंधेरा बहुत बढ़ गया है तो इस बक्से को जरूर खोलना। उस समय उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज वह बात बार बार उनके कानों में गूंज रही थी। उन्होंने बक्से को हाथ लगाया।
उस पर धूल जमी थी। तभी पीछे से नंदनी की आवाज आई, क्या ढूंढ रही हो? कमला देवी घबरा गई। कुछ नहीं बहू, बस सफाई कर रही थी। नंदनी की नजर भी बक्से पर गई, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह वापस चली गई। शाम तक का करते करते कमला देवी की हालत खराब हो गई। भूख और थकान ने उनका सिर घूम रहा था। रात को उन्हें सिर्फ 2 सूखी रोटी दी गई। नंदिता खुद मेवे और मिठाई खा रही थी। कमला देवी चुपचाप अपनी रोटी लेकर कमरे में चली गई। आधी रात हो चुकी थी। पूरे घर में सन्नाटा था। कमला देवी की आंखों में नींद नहीं थी। आखिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और धीरे से स्टोर रूम की ओर बढ़ी। कांपते हाथों से उन्होंने पुराने बक्से को खींचा। काफी कोशिश के बाद ढक्कन खुला। अंदर कुछ पुराने कपड़े, कागज और एक छोटी सी डायरी रखी थी। डायरी देखते ही उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने पहला पन्ना खोला। उस पर अग्नि प्रसाद लिखावट थी। कमला देवी की आंखें भर आई, जैसे वह अपने पति की आवाज सुन रही हो। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में परिवार की पुरानी यादें, लेकिन कुछ पन्ने आगे बढ़ते ही उनका चेहरा बदल गया। वहाँ लिखा था, अगर यह डायरी कभी तुम्हारे हाथ लगे तो समझ लेना कि समय आ गया है। इस घर में जो दिखाई देता है सच उससे बहुत अलग है। कमला देवी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने आगे पढ़ा। वह कुछ ऐसी बातें लिखी थी जिनका संबंध परिवार के एक बड़े रहस्य से था। लेकिन तभी बाहर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। कमला देवी डर गई। उन्होंने जल्दी से डायरी बंद कर दी। कुछ पल बाद आवाज शांत हो गई। उन्होंने राहत की सांस ली और डायरी अपने कमरे में ले आई। उधर नंदिता की आंखें भी खुली हुई थी। उसने देखा कि कमला देवी रात को कमरे से बाहर गई थी। उसके मन में शक पैदा हुआ। अगले दिन से उसने कमला देवी पर और नजर रखनी शुरू कर दी। अब वह हर समय यह जानना चाहती थी आखिर वह डायरी में क्या है। 2 दिन बाद मौका मिला। कमला देवी मंदिर गई हुई थी। नंदिता छुपके से उनके कमरे में घुस गई। उसने पूरा कमरा खटाला। बिस्तर के नीचे देखा, अलमारी में देखा, संदूक में देखा, लेकिन डायरी नहीं मिली। दरअसल कमला देवी ने डायरी को तकिए के अंदर छिपा रखा था। नंदिता को कुछ हाथ नहीं लगा तो उसका गुस्सा बढ़ गया। उसी शाम उसने जानबूझकर कमला देवी पर चोरी का आरोप लगा दिया। मेरी सोने की अंगूठी गायब है, जरूर तुमने छिपाई होगी। कमला देवी हैरान रह गई। मैं ऐसा क्यों करूंगी बहू? लेकिन नंदिता ने उनकी एक ना सुनी। उसने पूरा घर सिर पर उठा लिया। पड़ोस तक आवाज पहुंचने लगी। सामने वाली शारदा चाची ने भी यह सब सुना। उन्हें अब पूरा यकीन होने लगा कि घर में कुछ गड़बड़ है। रात को जब नंदिता सो गई तो कमला देवी ने फिर डायरी निकाली। आज उन्होंने वह पन्ना पढ़ा, जिसके बाद उनके पैरे तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था, इस घर और जमीन से बड़ी एक संपत्ति है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। उसका अधिकार केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो परिवार के सम्मान और इंसानियत की कीमत समझेगा। कमला देवी स्तंभ रह गई। उन्हें पहली बार पता चला कि रघुवीर प्रसाद ने कोई बड़ा रहस्य छिपा रखा था। लेकिन इससे पहले कि वह आगे पढ़ पाती, डायरी के बीच से एक मुड़ा हुआ कागज नीचे गिरा। उन्होंने उसे खोला। उसमें एक पहेली लिखी हुई थी। जहाँ इस घर की पहली नींव रखी गई थी, वहीं अतीत की सबसे बड़ी निशानी आज भी सो रही है। कमला देवी देर तक उस पहेली को देखती रही। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया कि रघुवीर प्रसाद उन्हें किसी छिपी हुई चीज तक पहुंचाना चाहते थे। उसी से कमरे के बाहर किसी की परछाई दिखी। कमला देवी का दिल बैठ गया। उन्होंने तेजी से डायरी छिपा ली। दरवाजे के नीचे से किसी के कदमों की हल्की आहट आ रही थी। कोई उनकी जासूसी कर रहा था। कुछ देर बाद आहट गायब हो गई, लेकिन कमला देवी की नींद उड़ चुकी थी। उन्हें नहीं पता था कि बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति कौन था, लेकिन दूसरी तरफ अंधेरे में खड़ी नंदिता मुस्कुरा रही थी। उसे यकीन हो चुका था कि कमला देवी किसी बड़े राज तक पहुंच गई है और अब वह उस राज को किसी भी कीमत पर अपने हाथों में लेना चाहती है। अगली सुबह कमला देवी बहुत जल्दी उठ गई। रात भर उनकी आंखों में नींद नहीं आई। बार बार वही पहेली उनके दिमाग में घूम रही थी। जहाँ इस घर की पहली नींव रखी है, वहीं अतीत की सबसे बड़ी निशानी है, आज भी सो रही है। उन्होंने कई बार उस कागज पढ़ा, लेकिन पूरा अर्थ समझ नहीं पाई। तभी अचानक उन्हें अपने पति रघुवीर प्रसाद की एक पुरानी बात याद आई। मकान बनते समय वह अक्सर आंगन के नीम के पेड़ के पास बैठकर कहा करते थे, यहीं से हमारे सपनों की शुरुआत हुई थी। यह बात याद आते ही कमला देवी के मन में एक उम्मीद जागी। उन्होंने तय कर लिया कि आज वह उस जगह को जरूर देखेगी। उधर नंदिता सुबह से ही कमला देवी पर नजर रखे हुए थी। उसे यकीन हो चुका था कि उसकी सास किसी बड़े रहस्य तक पहुंच गई है, इसलिए उसने पहली बार मीठा व्यवहार करना शुरू किया। उसने चाय बनाकर कमला देवी के सामने रखी और मुस्कुराकर बोली, माँ जी आप आज आराम कर लीजिए। कमला देवी उसकी आंखों में छिपी चालाकी पहचान गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। दोपहर के समय नंदिता बाजार जाने का बहाना बनाकर घर से निकल गई। जैसे ही वह बाहर गई, कमला देवी धीरे धीरे आंगन की ओर बढ़ी। नीम का पुराना पेड़ अब भी वहीं खड़ा था। उन्होंने उसके आसपास की मिट्टी को ध्यान से देखा।
एक जगह की मिट्टी बाकी हिस्से से अलग दिखाई दे रही थी। उन्होंने एक पुराना खुरपा उठाया और धीरे धीरे मिट्टी हटाने लगी। कुछ मिनट बाद खुरपा किसी लोहे की चीज से टकराया। टन की आवाज सुनकर उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने मिट्टी और हटाई। थोड़ी देर बाद एक छोटी लोहे की पेटी दिखाई दी। कमला देवी की सांसें तेज हो गई। उन्होंने चारों तरफ देखा और जल्दी से पेटी निकालकर अपने कमरे में ले आई। पेटी पर जंग लगा हुआ ताला था, लेकिन उसके साथ एक छोटी चाबी बंधी हुई थी। कांपते हाथों से उन्होंने ताला खोला। पेटी खुलते ही उनकी आंखें फैल गई। अंदर कुछ पुराने दस्तावेज, एक तस्वीर, एक चिट्ठी और लाल कपड़े में लिपटी एक छोटी डिब्बी रखी थी। उन्होंने सबसे पहले तस्वीर उठाई। तस्वीर देखते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। इसमें रघुवीर प्रसाद किसी अनजान आदमी के साथ खड़े थे। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, 2 भाइयों का वादा, जिसे समय भी नहीं तोड़ सका। कमला देवी हैरान रह गई। रघुवीर प्रसाद ने तो कभी किसी भाई का जिक्र नहीं किया था। फिर यह आदमी कौन था? उन्होंने तुरंत चिट्ठी खोली। चिट्ठी रघुवीर प्रसाद की लिखावट में थी। उसमें लिखा था, कमला, अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो समझ लो कि समय आ गया है। मैंने जिंदगी भर एक सच छुपा कर रखा है। मेरा एक बड़ा भाई था, हरिराम। हालत ने हमें अलग कर दिया। दुनिया को लगा कि वह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सच कुछ और था। मैंने उससे वादा किया था कि समय सही आने पर उसके परिवार को उनका हक जरूर मिलेगा। यह पढ़कर कमला देवी स्तंभ रह गई। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने आगे पढ़ा, इस पेटी में कुछ ऐसे दस्तावेज है जो हमारे परिवार के सबसे बड़े रहस्य से जुड़े हैं, लेकिन सावधान रहना, गलत हाथ में पड़ने पर यह सब बर्बादी का कारण बन सकता है। कमला देवी का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी घर के बाहर किसी गाड़ी की रुकने की आवाज आई। उन्होंने जल्दी से सारे कागज समेट लिए। कुछ ही पल दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। कमला देवी चौंक गई। इस समय कौन हो सकता है? उन्होंने धीरे धीरे दरवाजा खोला। सामने लगभग 55 साल का एक आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में अजीब सी बेचैनी। उसने नम्रता से पूछा, क्या आप कमला देवी हैं? कमला देवी ने सिर हिलाया। आदमी की आंखें भर आई। उसने कहा, मैं बहुत सालों से आपको ढूंढ रहा था। कमला देवी हैरान रह गई। उन्होंने पूछा, लेकिन आप है कौन? आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, मेरा नाम मोहन है और मैं हरिराम का बेटा हूँ। यह सुनते ही कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ मिनट पहले ही उन्होंने हरिराम का नाम चिट्ठी में पढ़ा था और अब उसका बेटा उसके सामने खड़ा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह संयोग था या किस्मत का खेल। तभी गली के मोड़ पर खड़ी नंदिता की नजर उस आदमी पर पड़ चुकी थी और बाजार से लौट रही थी। उसने दूर से मोहन और कमला देवी को बात करते देखा। तुरंत वह दीवार की ओर छिप गई। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। उसने मन ही मन सोचा, लगता है मामला बहुत बड़ा है, जरूर कोई संपत्ति या पैसे का होगा। वह चुपचाप सब देखने लगी। उधर मोहन घर के अंदर आया। उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर देखकर कमला देवी दंग रह गई। यह वही तस्वीर थी जो अभी अभी पेटी से निकली थी। मोहन की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा, मेरा पिता आखिरी सांस तक रघुवीर चाचा को याद करते रहे। मरने से पहले उन्होंने मुझे एक अधूरी कहानी सुनाई थी और कहा था, एक दिन कमला देवी को ढूंढना। कमला देवी की आंखें भी नम हो गई। लेकिन तभी मोहन ने एक ऐसी बात कही जिससे उनके होश उड़ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं यहाँ सिर्फ रिश्तेदारी निभाने नहीं आया हूँ, मैं आपको एक खतरे से आगाह करने आया हूँ। आपके परिवार पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। कुछ लोग उस संपत्ति के पीछे पड़ चुके हैं जिसके बारे में शायद आपको अभी पूरी जानकारी भी नहीं है। कमला देवी के चेहरे पर चिंता छा गई। उन्होंने पूछा, कैसा खतरा? मोहन जवाब देने ही वाला था कि तभी बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। दोनों चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। उन्हें नहीं पता था कि खिड़की के बाहर खड़ी नंदिता उनकी हर बात सुनने की कोशिश कर रही थी और जैसे जैसे वह बातें सुन रही थी उसके मन का लालच और खतरनाक होता जा रहा था। बाहर आवाज सुनते ही मोहन तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जब उसने बाहर झांक कर देखा तो वह कोई नहीं था। नंदिता समय रहते दीवार की ओर छिप चुकी थी। मोहन वापस कमरे में आया तो उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया और कमला देवी के पास बैठ गया। मुझे लगता है हमारी बात पर किसी की नजर है, उसने धीमी आवाज में कहा। कमला देवी घबरा गई। उन्होंने तुरंत पेटी और दस्तावेज को अपने पास खींच लिया। मोहन ने उन्हें समझाती हुए कहा, डरिए मत, लेकिन अब बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसके बाद उसने अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। लिफाफा काफी पुराना था, उसके किनारे पीले पड़ चुके थे। मोहन ने कहा, यह मेरे पिता हरिराम ने मरने से पहले मुझे दिया था। उन्होंने कहा था, अगर कभी मैं आपको ढूंढ पाऊं तो यह खत आपको जरूर दूं। कमला देवी ने कांपते हाथों से खत खोला। खत में लिखा था, प्रिय रघुवीर, अगर यह पत्र तुम्हारे परिवार तक पहुँचे तो समझना कि मैं अपना वादा निभा नहीं पाया।
जिस जमीन को हमने मिलकर खरीदा था उस पर कुछ लालची लोगों की नजर पड़ गई है। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन हालात ऐसे बने कि मुझे सब छोड़कर जाना पड़ा। मैंने असली दस्तावेज ऐसी जगह छिपा दी है जहाँ गलत लोग कभी नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारा परिवार ईमानदार और एकजुट रहा तो एक दिन वह संपत्ति उन्हें जरूर मिलेगी। खत पढ़ते पढ़ते कमला देवी की आंखें भर आई। अब उन्हें समझ आ रहा था कि रघुवीर प्रसाद इतने सालों तक यह राज क्यों छिपा कर रखा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मोहन ने आगे कहा, मेरे पिता ने मुझे एक और बात बताई है। उस संपत्ति की कीमत आज करोड़ों में है। यह सुनते ही कमला देवी स्तंभ रह गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि मामला कितना बड़ा है। उसी समय बाहर खड़ी नंदिता की आंखों में लालच की चमक और बढ़ गई। उसने लगभग सारी बातें सुन ली थी। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, करोड़ों की संपत्ति। उससे आज नंदिता को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह देर तक जागकर योजना बनाती रही। दूसरी तरफ कमला देवी और मोहन ने तय किया कि अभी इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी, यहाँ तक कि आदित्य को भी नहीं। वे पहले पूरी सच्चाई जानना चाहते थे। अगले दिन सुबह मोहन फिर आया। इस बार वह अपने साथ एक पुराना नक्शा लेकर आया। नक्शे के कुछ हिस्से फटे हुए थे, लेकिन उसमें कुछ निशान बने हुए थे। मोहन ने बताया कि उसके पिता के मरने से पहले यही नक्शा उसे दिया था। नक्शे में एक पुराने मंदिर का चिन्ह बना हुआ था, जो गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर जंगल के किनारे स्थित था। नक्शे के नीचे लिखा था, जहाँ घंटी बिना छुए बजती हो वही अतीत का दरवाजा खुलेगा। कमला देवी और मोहन दोनों इस पहेली को समझने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक नंदिता कमरे में आ गई। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। उसने कहा, अरे आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मोहन ने तुरंत नक्शा मोड़कर जेब में रख लिया। नंदिता ने सब देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। उसने मन में अब शक की जगह यकीन आ चुका था। उसे पता था कि कोई बड़ा खजाना या संपत्ति छिपी हुई है। उसी शाम उसने चुपके से मोहन का पीछा करने का फैसला किया। जब मोहन घर से निकला तो नंदिता कुछ दूरी बनाकर उसके पीछे चल पड़ी। काफी दूर जाने के बाद मोहन एक पुराने धर्मशाला जैसे भवन में पहुंचा। नंदिता ने खिड़की से झांककर देखा। अंदर मोहन किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात कर रहा था। बातचीत के दौरान उसने एक नाम लिया, विक्रम सिंह। यह नाम सुनते ही बुजुर्ग का चेहरा बदल गया। नंदिता पूरी बात नहीं सुन पाई, लेकिन उसने इतना जरूर सुन लिया कि विक्रम सिंह नाम का आदमी वर्षों पहले उस संपत्ति को हथियाने की कोशिश कर चुका था। यह सुनकर उसके मन में डर भी पैदा हुआ और लालच भी। उधर घर पर कमला देवी रात भर सोचती रही। उन्हें लग रहा था कि अब कोई बड़ी घटना होने वाली है। अगले दिन सुबह अचानक आदित्य का फोन आया। उसने बताया कि उसका प्रोजेक्ट समय से पहले खत्म हो गया और वह 2 दिन बाद घर आने वाला है। यह सुनकर कमला देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन नंदिता के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे डर था कि अगर आदित्य आ गया तो कहीं सच उसके सामने न आ जाए। उसी रात उसने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने तय कर लिया कि आदित्य को घर पहुंचने से पहले वह किसी भी तरह डायरी, पेटी और नक्शा अपने हाथ में कर लेगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसी समय कोई और भी उस रहस्य की तलाश में निकल चुका था। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि विक्रम सिंह था, जिसे वर्षों पहले सब लोग गायब समझ चुके थे। और अब वह वापस लौट रहा था। उसके पास पैसे की ताकत थी, लोगों की ताकत थी, और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसे उस छिपी हुई संपत्ति का आधा सच पहले से पता था। आने वाले 2 दिन सिर्फ नंदिता या कमला देवी की किस्मत नहीं बदलने वाली थी, बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। अगले 2 दिन पूरे घर में एक अजीब बेचैनी छाई रही। कमला देवी बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। दूसरी तरफ नंदिता हर समय किसी न किसी बहाने कमला देवी के कमरे के आसपास मंडराती रहती। उसे बस एक मौका चाहिए था ताकि वह डायरी, पेटी और रहस्यमयी संपत्ति से जुड़ा सबूत अपने हाथ में कर सके। उधर मोहन भी लगातार सतर्क था। उसे महसूस हो रहा था कोई उनकी गतिविधि पर नजर रख रहा है। तीसरे दिन सुबह आदित्य घर पहुंच गया। कई महीनों बाद बेटे को सामने देखकर कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। आदित्य ने मां को गले लगाया तो उसे महसूस हुआ कि उनकी सेहत पहले से बहुत कमजोर हो चुकी है। उसने चिंतित होकर पूछा, माँ आपकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? कमला देवी कुछ कह पाती उससे पहले नंदिता मुस्कुराकर बोली, इन्हें तो बस उम्र की वजह से कमजोरी हो गई है, मैं तो इनका पूरा ध्यान रखती हूँ। आदित्य ने बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके मन में हल्का सा संदेह जरूर पैदा हुआ। उसी शाम मोहन घर पहुंचा। आदित्य पहली बार उससे मिला। जब उसे पता चला कि मोहन उसके पिता के बिछड़े हुए परिवार से जुड़ा है तो वह हैरान रह गया। मोहन ने धीरे धीरे उसे पूरी कहानी बतानी शुरू की। उसने रघुवीर प्रसाद की डायरी दिखाई, पुरानी तस्वीर दिखाई और हरिराम वाला पत्र भी दिखाया। आदित्य सब कुछ सुनकर स्तंभ रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता इतने बड़े रहस्य को वर्षों तक अपने सीने में दबाकर रखे थे। तभी मोहन ने कहा, अब समय आ गया है कि अब
हम उस पुराने मंदिर तक जाए जिसके बारे में नक्शे में संकेत दिया गया है। शायद वहाँ हमें बाकी सच मिल जाए। अगले दिन सुबह आदित्य, कमला देवी और मोहन मंदिर की ओर निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि नंदिता चुपचाप उनका पीछा कर रही है। दूसरी तरफ विक्रम सिंह के आदमी भी उन पर नजर रखे हुए थे। कई घंटों की यात्रा के बाद वे जंगल के किनारे बने उस प्राचीन मंदिर तक पहुंचे। मंदिर लगभग खंडर बन चुका था। वहाँ कोई पुजारी नहीं था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। नक्शे के निशान को देखते हुए वो मंदिर के पिछले हिस्से में पहुंचे। वहाँ एक पुरानी घंटी लटकी हुई थी। मोहन ने ध्यान से आसपास देखा तो जमीन पर एक पत्थर अलग दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने पत्थर हटाया, उसके नीचे एक लोहे का हैंडल दिखाई दिया। आदित्य और मोहन ने मिलकर उसे खींचा। अचानक नीचे आने वाली सीढ़ी दिखाई देने लगी। कमला देवी की धड़कन तेज हो गई। तीनों धीरे धीरे नीचे उतरे। नीचे एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक लोहे का संदूक रखा था। संदूक पर रघुवीर प्रसाद और हरिराम दोनों के नाम गुदे हुए थे। आदित्य ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर कई दस्तावेज, कुछ पुराने जमीन के कागज और एक वीडियो रिकॉर्डिंग वाला उपकरण रखा था। मोहन ने उपकरण चलाया। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर रघुवीर प्रसाद का चेहरा दिखाई दिया। उन्हें देखकर कमला देवी रो पड़ी। वीडियो में रघुवीर प्रसाद कह रहे थे, अगर तुम लोग यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि सच सामने आने का समय आ गया है। यह संपत्ति मेरे और मेरे भाई हरिराम की संयुक्त मेहनत का परिणाम है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका अधिकार केवल उसी इंसान को मिले जो परिवार, सम्मान और इंसानियत को सबसे ऊपर रख। अगर परिवार में कोई लालची व्यक्ति होगा तो वह इस संपत्ति का हकदार नहीं होगा। वीडियो खत्म होते ही सबकी आंखें नम हो गई। तभी ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई। अगले ही पर विक्रम सिंह अपने चारों आदमी के साथ वहां पहुंच गया था। उसके पीछे नंदिता भी खड़ी थी। अब सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी। नंदिता ने लालच में आकर विक्रम सिंह से हाथ मिला लिया था। विक्रम सिंह हंसते हुए बोला, बहुत मेहनत कर ली तुम लोगों ने, अब यह सब मेरा है। उसने अपने आदमी को दस्तावेज छीनने का आदेश दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि मोहन पहले ही पुलिस को सूचना दे चुका था। कुछ ही मिनटों बाद मंदिर के बाहर पुलिस की गाड़ियां सायरन बजने लगी। विक्रम सिंह घबरा गया। उसके आदमी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने सबको घेर लिया। नंदिता भी पकड़ी गई। जब पुलिस उसे लेकर जाने लगी तो आदित्य के पैरों में गिरकर रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझे गलती हो गई। लेकिन इस बार आदित्य का दिल नहीं पसीजा। उनके साथ स्वर में कहा, गलती एक बार होती है, लेकिन तुमने लालच में बार बार रिश्तों को कुचला है। नंदिता रोती रही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस उसे और विक्रम सिंह को अपने साथ ले गई। कुछ दिन बाद अदालत में सारे सबूत पेश किए गए। विक्रम सिंह को सजा हुई और नंदिता के अपराध भी साबित हो गए। उधर रघुवीर प्रसाद की वसीयत और दस्तावेज के अनुसार संपत्ति का अधिकार कमला देवी, आदित्य और हरिराम के परिवार को मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि कमला देवी को आखिरकार वह सम्मान वापस मिल गया जिसकी वो हकदार थी। आदित्य ने नौकरी छोड़कर अपने शहर में ही नया काम शुरू किया ताकि वह माँ के साथ रह सके। मोहन भी परिवार का हिस्सा बन गया। वर्षों बाद उस घर में फिर से हंसी लौट आई। एक शाम कमला देवी आंगन में बैठी नीम के पेड़ को देख रही थी। उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने आसमान की ओर देखकर मुस्कुराते भी कहा, देखिए रघुवीर जी, आपका विश्वास जीत गया। सच को दबाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। हवा का एक हल्का झोंका आया और नीम के पत्ते सरसराने लगे। ऐसा लगा जैसे कहीं दूर से रघुवीर प्रसाद भी मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं लालच कुछ समय के लिए जीतता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच और धैर्य और इंसानियत की होती है। और ये इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।